मेरे साथ मौजूद हैं तजिया निगार एंकर जनाब, तो खबरकार भी मैं उनको कहूँगा, मुनीब फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हजूर आप तो छुपे रुस्तम निकले, आपकी ही ट्वीट मैंने देखी थी जनाब मोहतरम वज़ीर आला पंजाब साबिक़ मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कि उन्हें बहुत ही अहम ओहदा तफवीज़ किया जा रहा है, यानी वजारत दाखिला। हजूर ये बताएँ कि बाकी की पोस्ट पर क्या होने जा रहा है, और क्या हम ये देखें कि कुछ ज़रा जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी लोग थे वो कुछ दाएं बाएं होते नज़र आते हैं। क्या व्हाट इज़ योर टेक, बल्कि व्हाट इज़ योर न्यूज़, बिकॉज यू आर द फर्स्ट टू गिव दिस न्यूज़। मुनीब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया गाई साहब, आपकी ज़रा नवाजी। अब गुजारिश है सर कि मैं आपके प्रोग्राम भी पहले कहता रहा हूँ और कि ये जो अब निज़ाम आ रहा है ये हाइब्रिड प्रो मैक्स है, यानी इसके अंदर जो पाकिस्तान की मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट की इनग्रेस जो है और ज़्यादा प्रोमिनेंट इनग्रेस होगी। पहले तो होता था कि बहुत सारी चीज़ें टेसिटली की जाती थी, बिहाइंड द सीन्स होती थी, तो ये चीज़ें ज़्यादा खुलकर सामने आ रही हैं नेचुरली। तो अब उसके अंदर इम्पैक्ट नज़र भी आ रहा है। जहाँ तक वफाक की बात है तो वहाँ मुझे लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को ज़हनी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है कि वहाँ पर उनको इस वक्त जो निज़ाम है उसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी कोई ज़ाती इनपुट ना देना चाहते हैं, ना वो उसका भार उठाना चाहते हैं। और कुछ खबर भी ऐसी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो वफाक के मामलात हैं उनमें कोई इतना कीन इंटरेस्ट ले भी नहीं रहे, उनका फोकस ज़्यादा पंजाब पर और मरीम नवाज शरीफ साहबा की वजारत आला के ऊपर है। तो जो की पोस्ट्स हैं या जो ऐसे जो जगह हैं जहाँ पर जिनका ताल्लुक डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट से रहता है, जीएचक्यू से रहता है, उनके ऊपर जीएचक्यू के अपनी रिजर्वेशंस भी थी और वो चाहते थे कि वहाँ पर मजबूत लोग आए और वो लोग आए जिनसे लिएजॉन बेहतर हो। जो मोहम्मद औरंगजेब साहब के हवाले से हमने अब तक कंफर्म हुई है कि वही बहसीत फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस आ रहे हैं। उनका ताल्लुक शहबाज शरीफ साहब से बड़ा पुराना है और शहबाज शरीफ साहब भी उन्हें जानते हैं। शहबाज शरीफ साहब से इस हवाले से जब भी कभी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कभी भी, अब जाहिर बात है अपनी रिश्तेदारी की वजह से उन्होंने कभी मुखालफत नहीं की थी इसहाक डार साहब की, लेकिन समहाउ वन कुड डिड्यूस के वो उनके जहन में कुछ आइडियाज़ हैं और परहैप्स वो आइडियाज़ हैं जो कि शायद इसहाक डार साहब नहीं सब्सक्राइब करते और शायद वो कुछ नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हैंस फिर मोहम्मद औरंगजेब साहब का आना। जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब की बात है तो मोहसिन नकवी साहब इस वक्त पाकिस्तान के बासर तरीन लोगों में से एक है और उनकी जो ये अपॉइंटमेंट हो रही है एज फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, ये किसी सूरत भी मुस्लिम लीग नून की नॉमिनेशन नहीं है, ना ही उनकी ख्वाहिश है। बल्कि यहाँ तक ऐसा है कि जब ये बात सामने आई तो मुस्लिम लीग नून के एक बहुत बड़ी शख्सियत के सामने जब ये मामला रखा गया कि जी ये मोहसिन नकवी साहब फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर होंगे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर वो तो पीसीबी वाला मामला फिर एक ये ओहदा रखेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी वो दोनों ओहदे रखेंगे और दोनों ओहदे मोहसिन नकवी साहब के पास ही होंगे। तो अब तक यही फाइनल है कि चेयरमैन पीसीबी भी मोहसिन नकवी साहब होंगे और वफाकी वजीर दाखिला भी मोहसिन नकवी साहब होंगे। अच्छा मुनीब भाई, एक और बात, ये जो वजारत खारजा की आपने बात की है, इसमें भी 2-3 लोग और भी हैं, तो इसमें कितना एक्टिव रोल होगा जनाब? हालांकि बहुत बड़ी वजारत है वजारत खारजा, आपको पता ही है, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ कितने मुअस्सर होंगे जनाब इसहाक डार साहब? देखिए, इसहाक डार साहब को दुनिया में लोग जानते तो हैं और पाकिस्तान की अब जारी बात है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी कंटिजेंट हो गई हैं कि अगर आप IMF के पास जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि नहीं, पहले जिन ममालिक से आपके बायलैटरल ताल्लुकात हैं आप उनसे अगर आप फाइनेंसिंग लेनी है आपने तो पहले उनको अपने साथ ऑन बोर्ड करें। अगर आप चाइना, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE से बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, पहले IMF को ऑन बोर्ड लें। तो जाहिर बात है जहां इन दोस्त ममालिक से भी कर्ज लेना है या रोल ओवर करवाना है तो वहां पर वजारत खारजा बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। तो ऐसी सूरत हाल में इसहाक डार साहब फाइनेंस को क्योंकि समझते हैं उनका किरदार जरूर होगा और बड़ा मेजर किरदार होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो जलील अब्बास जिलानी साहब का बताया जा रहा है कि उनको शायद वजारत खारजा के अंदर अहम पोजीशन दी जाएगी क्योंकि वो निगरान वजीर खारजा भी रह चुके हैं। अगर उनको लाया जाता है तो फिर इसका वाज़ेह मतलब ये है कि तारिक फातमी साहब वुड बी हेल्पिंग हैंड टू शहबाज शरीफ साहब। इसहाक डार साहब बीइंग इसहाक डार वो फेडरल कैबिनेट के अंदर फेडरल मिनिस्टर होंगे।
जबकि जो GHQ का लिएजॉन है वो जलील अब्बास जिलानी साहब के थ्रू होगा। अच्छा, एक और बात मैं आज पे आपका तजिया लेना चाहता हूँ। अब ये बताएं कि ये क्या एक सेंस है SIFC पे बनी, पहले हमने देखा और उसके बारे में लॉ मेकिंग भी हो गई, ये क्या एक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का जो फेलियर था, जो इकनॉमिक मिसमैनेज तो है ना, आप देखें चाहे PTI देख लें, मुस्लिम लीग नून देख लें, PPP देख लें, एक कर्जे की, तो क्या ये अब एक सेंस है वहाँ मुक्तदरा में कि दे विल हैव टू फिक्स दी थिंग्स, ये सेंस है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और SIFC का क़याम भी इसीलिए किया गया था। और इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको एज सच इस वक्त जो भी डिस्पेंसेशन एक बन गई है, यानी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं कह दूं, अगर वहाँ गंडापुर साहब हैं, अब ठीक है उनके कानूनी मसाइल अगर आगे जाके निकलते हैं तो और बात है, लेकिन अब तक के मामलात में कि कोई इशू इतना बड़ा नहीं है। और इस डिस्पेंसेशन से मूव ऑन वाली पॉलिसी है कि जी एक यूनिटी गवर्नमेंट टाइप सिचुएशन जिसके बारे में कहा भी गया था कि वो बन गई है, तो अब आगे चले। और मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि मुआशी टर्न अराउंड करे, तो वो मुआशी टर्न अराउंड के पीछे ही सारी ताकत लगाई जाएगी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि इसमें किसी तरह बेहतरी आए, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बेहतर हो, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो खराब हो रही हैं वो ठीक हो, पाकिस्तान में जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए, और अगर वो कन्वर्ट नहीं हो सकती इनटू प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ तो फिर उनको बंद किया जाए, और बहुत सारे ले ऑफ्स होंगे, बहुत सारी चीज़ों को लिक्विडेट किया जाएगा शायद इन द टाइम्स टू कम। तो यही एक इस वक्त एजेंडा है जिसके ऊपर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी जोर लगा रही है। मगर हम अगर देखें तो जो कल खबर आ रही थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शायद छपी कि जी जो जहाँ से पैसा निकल रहा था, रेलवे लॉस मेकिंग तो है, मगर कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ से पैसा, तो सबसे पहले तो प्राइवेटाइज, मुनीब साहब हम वही करते हैं, यानी यू प्राइवेटाइज दी प्रॉफिट एंड नेशनलाइज दी लॉस, ये इससे बच पाएंगे इस दफ़ा? अगर तो उनके अंदर स्टफिंग करनी है जी, लोगों की नौकरियां देनी है वोट लेने के लिए, तो फिर तो काई साहब आई एम सॉरी, वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन, और फिर कोई फायदा नहीं होगा। अगर इनको ये लालच खत्म कर दी जाए कि इनको जी लॉस मेकिंग एंटिटीज से हमने तब्दील करना है, और इनको ये सिर्फ देखना ये है कि अगर ये काबिल है इसके कि इन्हें चलाया जाए फाइन, अदरवाइज इनको प्राइवेटाइज किया जाए, अगर तो ये चीजें हुई और इतनी स्मूथली होगी तो फिर तो होगा। अदरवाइज तो फिर अगर उनमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया या ये करना पड़ गया कि नहीं जी ये फलानी जमात नाराज हो जाएगी या फलाना लीडर नाराज हो जाएगा तो प्राइवेटाइज ना करें, तो फिर तो मुल्क आगे नहीं चल पाता। अच्छा मुनीब साहब, एक और बड़ा अहम इशू सामने आ गया, इस पर आप तो चूँकि वकील भी हैं, ये फरमाइए कि आर्टिकल 6 पे लगाने की बात आ रही है, सदर आरिफ अलवी साहब किस हद तक इम्यूनिटी या क्या कहते हैं वो इम्प्यूनिटी होती है सदर अलवी साहब, ये किसी सदर को भी, या क्या ये भी एक नई तारीख रकम हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए जो इम्यूनिटी है वो उसका ताल्लुक ऐसे है कि जो सिविल नौयत के केसेस होते हैं उनके हवाले से प्रेसिडेंट को ड्यूरिंग इस टर्म होती है, लेकिन कुछ चीज़ें अब जो इवन कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, उसके हवाले से तो सदर को इम्यूनिटी हासिल नहीं है। इसी तरह जो आर्टिकल 6 है ये बड़ा सख्त कानून है, और अदालत ने बाकायदा तौर पर लिखा है अपने फैसले के अंदर कि जो आरिफ अलवी साहब ने किया वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ भी है, और वो अब बेसिकली क्लियर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो तहरीक अदम एतमाद के वक्त आर्टिकल 5 को इन्वोक करके कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी, फिर अदालत ने उसके ऊपर डिटेल रीजनिंग भी अपनी थी, तो उससे तो क्लियर होता है कि आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब की डिक्टेट के ऊपर ये सब कुछ किया था, और ये कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत था और आइनी तौर पर गलत था, और वायलेशन थी कानून आइन की। तो आइन की वायलेशन तो अब बड़ी, क्योंकि वाइड स्प्रेड है, उसका स्कोप बहुत बढ़ा दिया गया है, तो केस तो बन सकता है।